हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल। ये वीडियो होने वाला है एटॉमिक एंड मॉलिक्यूलर फिजिक्स में। तो यूनिट 2 स्टार्ट करेंगे आज, जो कि है मॉलिक्यूलर फिजिक्स। तो यूनिट फर्स्ट जो किया था उसमें एटॉमिक फिजिक्स कंप्लीट हो गया है। हाइपरफाइन स्ट्रक्चर जो लास्ट लेक्चर था वो कंप्लीशन है यूनिट 1 का। सो नाउ वी मूव ऑन टू यूनिट 2, जिसमें तुम्हें पढ़ना है मॉलिक्यूलर फिजिक्स। मॉलिक्यूल का मतलब क्या होता है? आपके दो एटम्स मिलके मॉलिक्यूल्स बनाते हैं। दो एटम्स मिलके मॉलिक्यूल्स बनाते हैं। मान लो ये हाइड्रोजन है, ये हाइड्रोजन है। हाइड्रोजन एटम है, हाइड्रोजन एटम है। दोनों ने मिलके क्या बनाया? H2। दिस इज अ मॉलिक्यूल, दिस इज अ मोलिक्यूल। सिमिलरली मान लेते हैं एक हाइड्रोजन है, दूसरा आपके पास है Cl, HCl। ये क्या है? मोलिक्यूल। यूनिट फर्स्ट के अंदर हमने एटम्स के जो एनर्जी लेवल्स थे उनके बारे में स्टडी किया कि एटम का एनर्जी लेवल कैसे होगा, उनका स्पेक्ट्रा कैसे दिखेगा, वेव नंबर स्केल पे उनके लाइंस कैसे दिखेंगे, उसमें फाइन स्ट्रक्चर आया, हाइपर फाइन स्ट्रक्चर आया। ठीक है। अब बात करनी है मॉलिक्यूल्स पे। यानी कि ये जो मॉलिक्यूल्स हैं मेरे पास, मान लो H2 है, HCl है, CO2 है। ठीक है। ये जो मॉलिक्यूल्स है डिफरेंट डिफरेंट, इनके स्पेक्ट्रा को पढ़ना है, इनके एनर्जी लेवल्स को पढ़ना है, इनके एनर्जी लेवल्स के अंदर का जो ट्रांजिशन है वो देखना है। और ये देखना है कि इनके एनर्जी लेवल्स कैसे होंगे, ट्रांजिशन होगा तो कैसे होगा, वेव नंबर स्केल पे ये कैसे दिखेंगे। ये सब बात करनी है मॉलिक्यूल्स की। ठीक है। तो सबसे पहले आपको एक अप्रोक्सीमेशन पढ़ना पड़ेगा जिसका नाम है बोर्न ओपेनहाइमर अप्रोक्सीमेशन। बोर्न ओपेनहाइमर अप्रोक्सीमेशन। अप्रोक्सीमेशन, ये अप्रोक्सीमेशन क्या करता है? अब मॉलिक्यूल्स में मेरा न्यूक्लियस भी है, मतलब अगर क्लोरीन का मॉलिक्यूल है, अगर एक क्लोरीन का एटम है, तो उसके अंदर बीच में एक न्यूक्लियस भी है और उसके चारों ओर इलेक्ट्रॉन भी है, उसके चारों ओर इलेक्ट्रॉन्स भी है। ठीक है। मतलब मेरे पास न्यूक्लियस भी है, न्यूक्लियस की कुछ टर्म्स हैं, कुछ टर्म्स मेरी इलेक्ट्रॉन्स की हैं, और कुछ टर्म्स न्यूक्लियस इलेक्ट्रॉन्स की मिक्स की है, न्यूक्लियस इलेक्ट्रॉन्स की मिक्स की है। ठीक है। मतलब मैं आपको अगर सारी एनर्जी निकालनी है इस मॉलिक्यूल की, इस मॉलिक्यूल की अगर सारी एनर्जी निकालनी है तो क्या होगा? हाइड्रोजन का भी न्यूक्लियस है, ये न्यूक्लियस न्यूक्लियस आपस में क्या करेंगे? एक दूसरे को रिपेल। इसका न्यूक्लियस इसका इलेक्ट्रॉन अट्रैक्ट करेगा, इसका न्यूक्लियस इसका इलेक्ट्रॉन अट्रैक्ट करेगा, इसके इलेक्ट्रॉन आपस में रिपेल करेंगे। तो मेरे पास इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन टर्म भी है, इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन टर्म भी है, न्यूक्लियस न्यूक्लियस टर्म्स भी है, और न्यूक्लियस इलेक्ट्रॉन टर्म्स भी है। तो मुझे क्या करना है? इन दोनों को टर्म को सेपरेट करना है, इन दोनों टर्म्स को सेपरेट करना है। मान लो अगर मैंने न्यूक्लियस टर्म्स अलग ले ली, इलेक्ट्रॉन टर्म्स अलग ले ली, तो मैं क्या कर सकता हूँ? न्यूक्लियस के बारे में अलग से स्टडी कर सकता हूँ, इलेक्ट्रॉन के बारे में अलग से स्टडी कर सकता हूँ। दिस इज कॉल्ड बोर्न ओपेनहाइमर अप्रोक्सीमेशन। यानी कि हम क्या कर सकते हैं? न्यूक्लियस की मोशन को और इलेक्ट्रॉन की मोशन को सेपरेट कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं? सेपरेट, सेपरेशन ऑफ न्यूक्लियस एंड इलेक्ट्रॉन मोशन। ये है बोर्न ओपेनहाइमर अप्रोक्सीमेशन। ये बोलता है अगर हम ऐसा कुछ करेंगे, ऐसा अप्रोक्सीमेशन लगाएंगे, तो हमारे जो एनर्जी लेवल्स आएंगे उन पर कोई ज्यादा इफेक्ट नहीं पड़ेगा। मतलब हम करेक्टली एक्सप्लेन कर पाएंगे जो भी हमारे एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट्स आ रहे हैं। तो इसने बोला न्यूक्लियस को अलग से पढ़ लेंगे, इलेक्ट्रॉन को अलग से पढ़ लेंगे। सेपरेशन हो गया न्यूक्लियस के एंड इलेक्ट्रॉन के मोशन को। इसका एक रीजन भी दिया इन्होंने। रीजन क्या दिया? कि जो न्यूक्लियस है वो हैवी है, न्यूक्लियस जो है वो हैवी है। इसकी वजह से न्यूक्लियस इज स्टेशनरी, इट इज स्टेशनरी। ये रीजन दिया इन्होंने कि न्यूक्लियस हमारा स्टेशनरी है, तो न्यूक्लियस की टर्म्स को हम अलग कर सकते हैं और इलेक्ट्रॉन की टर्म्स को हम अलग से पढ़ सकते हैं। फिर दोनों को कंबाइन करके स्पेक्ट्रा बना सकते हैं। अब तुम देख रहे हो तुम्हारे पास न्यूक्लियर की टर्म्स भी आएंगी और इलेक्ट्रॉन टर्म्स भी आएंगी। तो जो मोलिक्यूल का स्पेक्ट्रा है, जो मोलिक्यूल का स्पेक्ट्रा है वो तीन तरीके का मिलेगा तुम्हें। मोलिक्यूल्स स्पेक्ट्रा तीन तरीके का मिलेगा।
फर्स्ट सेकंड थर्ड, ठीक है, फर्स्ट सेकंड थर्ड। फर्स्ट को बोलते हैं रोटेशनल स्पेक्ट्रा, फर्स्ट को बोलते हैं रोटेशनल स्पेक्ट्रा। सेकंड इज वाइब्रेशनल स्पेक्ट्रा, वाइब्रेशनल स्पेक्ट्रा। थर्ड इज इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रा, इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रा। तो फर्स्ट इज रोटेशनल स्पेक्ट्रा, सेकंड इज वाइब्रेशनल स्पेक्ट्रा, थर्ड इज इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रा। तो जो थर्ड स्पेक्ट्रा है इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रा, वो तुम्हारे सिलेबस में नहीं है। इसमें क्या पढ़ना है, इलेक्ट्रॉन्स की वजह से, किनकी वजह से, इस इलेक्ट्रॉन्स की वजह से जो एनर्जी लेवल्स होंगे वो कैसे दिखते हैं, वो आता है आपकी इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रा में। वो हमें नहीं देखना, हमें क्या देखना है, वाइब्रेशनल स्पेक्ट्रा, रोटेशनल स्पेक्ट्रा। ये किसकी वजह से होते हैं, इस न्यूक्लियस की वजह से। किसकी वजह से होते हैं, न्यूक्लियस की वजह से। मान लो आपका एक, ये मैंने HCl मॉलिक्यूल बना रखा है, ठीक है, मान लो ये मेरे पास HCl मॉलिक्यूल है, ठीक है। अब ये मॉलिक्यूल रोटेट भी कर सकता है। मान लो मैं इसी का एग्जांपल लेता हूँ, मान लो ये HCl मॉलिक्यूल है, यहाँ पे H है, यहाँ पे Cl है। ये मॉलिक्यूल रोटेट कर सकता है, ऐसे भी रोटेट कर सकता है, ऐसे भी रोटेट कर सकता है, और ऐसे भी रोटेट कर सकता है। इसके तीन तरीके के रोटेशनल है, मोशन है। तो ये है रोटेशनल स्पेक्ट्रा, यानी कि एक जो मॉलिक्यूल है आपका रोटेट कर सकता है, तो वो बनाएगा रोटेशनल स्पेक्ट्रा। इसमें रोल किसका है, न्यूक्लियस का, यानी कि ये जो हाइड्रोजन वाला न्यूक्लियस है और ये जो इलेक्ट्रॉन क्लोरीन वाला न्यूक्लियस है, दो मास है मेरे पास, ये दोनों रोटेट कर रहे हैं एक एक्सिस के अबाउट, ठीक है। ऐसे रोटेट कर सकते हैं, ऐसे रोटेट कर सकते हैं, ऐसे रोटेट कर सकते हैं, कैसे भी रोटेट कर सकते हैं। दिस इज रोटेशनल स्पेक्ट्रा। वाइब्रेशनल स्पेक्ट्रा, ये मेरा HCl का एग्जांपल है, ये हाइड्रोजन है, ये Cl है। ये वाइब्रेट भी करते हैं, मतलब हाइड्रोजन वाइब्रेट कर रहा है, क्लोरीन वाइब्रेट कर रहा है, तो ये वाइब्रेट कर रहा है। अब इसके वाइब्रेशनल मोड्स जितने भी होंगे, उसकी वजह से जो स्पेक्ट्रा आएगा उसको बोलते हैं वाइब्रेशनल स्पेक्ट्रा। तो ये हमारे मेन टॉपिक रहने वाले हैं, रोटेशनल स्पेक्ट्रा, वाइब्रेशनल स्पेक्ट्रा, और इन दोनों का मिक्सचर। इन दोनों के मिक्सचर को क्या बोलते हैं, वाइब्रेशनल रोटेशनल स्पेक्ट्रा। ये जो टॉपिक्स हैं ये तुम्हारे यूनिट 2 और यूनिट 3 का पार्ट है, यूनिट 2 और यूनिट 3 का पार्ट है। तो सबसे पहले मैं तुम्हें ऐसे मॉलिक्यूल्स के बारे में बताऊंगा जो ये स्पेक्ट्रा शो करते हैं, और कुछ ऐसे मॉलिक्यूल जिन जो शो नहीं करेंगे, ठीक है। तो उन मॉलिक्यूल्स को हम बोलते हैं होमोन्यूक्लियर और हेटेरोन्यूक्लियर, होमोन्यूक्लियर और हेटेरोन्यूक्लियर। अब ये क्या होते हैं, ये देखो कि ये जो स्पेक्ट्रा है ये हर मॉलिक्यूल शो नहीं करेंगे। रोटेशनल स्पेक्ट्रा, वाइब्रेशनल स्पेक्ट्रा, वाइब्रेशनल रोटेशनल स्पेक्ट्रा हर नहीं शो करेंगे। कौन शो करेंगे उसके बारे में बात करते हैं। एक होते हैं होमोन्यूक्लियर, एक होते हैं हेटेरोन्यूक्लियर। होमोन्यूक्लियर मींस सेम न्यूक्लियस, जैसे कि सेम न्यूक्लियस, जैसे कि हाइड्रोजन H2, H2 कैसे बनता है, H और H से, दोनों सेम न्यूक्लियस है। Cl2, Cl और Cl दोनों सेम है। ये होते हैं हमारे होमोन्यूक्लियर, जो कि सेम न्यूक्लियस को शो करेंगे, और ये हमारे रोटेशनल स्पेक्ट्रा को भी शो नहीं करेंगे, वाइब्रेशनल स्पेक्ट्रा को भी शो नहीं करेंगे, और वाइब्रेशनल रोटेशनल को भी शो नहीं। इसका रीजन मैं बताऊंगा ऐसा क्यों होता है। हेटेरोन्यूक्लियर, हेटेरोन्यूक्लियर मींस डिफरेंट न्यूक्लियस, डिफरेंट न्यूक्लियस। जैसे कि अभी बनाया था एक H एक Cl, ये डिफरेंट है, ये डिफरेंट है, ठीक है। सिमिलरली NaCl, NaCl ये क्या है, डिफरेंट न्यूक्लियस है। ये शो करते हैं, ये शो करेगा, ये शो करेगा। अब इसका रीजन कि ये शो क्यों कर रहे हैं और ये शो नहीं कर रहे। ये वाइब्रेशनल रोटेशनल स्पेक्ट्रा शो करेंगे, बट ये वाले शो नहीं करेंगे। और भी एग्जांपल है, जैसे कि मॉलिक्यूल्स में आपको बता देता हूँ, और एग्जांपल्स जैसे कि आपके H2, Cl2, N2, O2, ये सारे क्या हो गए, होमोन्यूक्लियर। यहाँ HCl, HBr, HF, CO, NO, CO2 ये शो करेंगे, ठीक है। अब ये शो क्यों करते हैं, ये शो इसीलिए करते हैं क्योंकि इनके पास डाइपोल मोमेंट होता है।
क्या होता है? डाइपोल मोमेंट। डाइपोल मोमेंट ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। अगर किसी मॉलिक्यूल के पास डाइपोल मोमेंट है, अगर किसी मॉलिक्यूल के पास डाइपोल मोमेंट है, तो वो वाइब्रेशनल स्पेक्ट्रा भी शो करेगा, रोटेशनल स्पेक्ट्रा भी शो करेगा और वाइब्रेशनल रोटेशनल स्पेक्ट्रा भी शो करेगा। बट ऐसे मॉलिक्यूल्स जिनके पास P नहीं है, यानी कि P जीरो है, P का वैल्यू जीरो है, तो रोटेशनल और वाइब्रेशन स्पेक्ट्रा शो नहीं करेगा। तो इस केस में तो P नॉट इक्वल टू जीरो है और इस केस में P इक्वल टू जीरो है। अब P जीरो कैसे है? देखो, ये H है, मान लेते हैं H पे कितना चार्ज है? +2। ठीक है, ये H है, इस पे भी चार्ज कितना है? +2। दोनों बराबर है, तो ये एक दूसरे से कोई डाइपोल मोमेंट बना ही नहीं रहे। डाइपोल मोमेंट में क्या होता है? एक माइनस साइन होता है और एक प्लस साइन होता है, ये डाइपोल होता है हमारे पास, जिसको हम क्यू डी से लिखते हैं कि या तो चार्ज क्यू, इनके बीच का डिस्टेंस d, और इसकी डायरेक्शन क्या होती है? माइनस साइन से प्लस चार्ज, ये होता है डाइपोल मोमेंट। बट यहाँ तो एच एच है, दोनों तरफ सेम है, सीएल सीएल है, दोनों तरफ सेम है, ओ ओ दोनों तरफ सेम है, डाइपोल मोमेंट यहाँ क्या है? जीरो। बट यहाँ डाइपोल मोमेंट जीरो नहीं है। देखो एच सी एल, एच क्या है? पॉजिटिव, सीएल कैसे है? नेगेटिव, एक नेगेटिव एक पॉजिटिव, तो यहाँ पी की डायरेक्शन, इसके पास पी है, NaCl, Na पॉजिटिव Cl नेगेटिव, ये है पी की डायरेक्शन। सिमिलरली HBr, H पॉजिटिव Br नेगेटिव, ये है डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन। इन सब में मॉलिक्यूल्स की खासियत क्या है कि इनके पास डाइपोल मोमेंट है, और जिनके पास डाइपोल मोमेंट होता है उनके पास वाइब्रेशनल रोटेशनल स्पेक्ट्रा भी दिखता है, उनके पास वाइब्रेशनल रोटेशनल स्पेक्ट्रा भी दिखेगा। तो वाइब्रेशनल स्पेक्ट्रा भी दिखेगा, रोटेशनल भी दिखेगा, वाइब्रेशनल रोटेशनल भी दिखेगा, एंड द रीजन इज डाइपोल मोमेंट। और जिन मॉलिक्यूल के पास डाइपोल मोमेंट नहीं होता उनको हम बोलते हैं होमोन्यूक्लियर। होमोन्यूक्लियर मतलब सेम सेम न्यूक्लियस, उनके पास कोई डाइपोल मोमेंट नहीं होगा। डाइपोल मोमेंट नहीं होगा तो वो वाइब्रेशन रोटेशन स्पेक्ट्रा नहीं बनाएंगे। अब एक सैंपल वाइब्रेशन रोटेशनल स्पेक्ट्रा देखते हैं कि वो दिखता कैसे है, और फिर एक्सप्लेनेशन करेंगे, पहले रोटेशनल की, फिर वाइब्रेशनल की, फिर वाइब्रेशनल रोटेशनल की। इसी सब में तुम्हारा यूनिट सेकंड और यूनिट थर्ड खत्म हो जाएगा। तो मैं एक सैंपल स्पेक्ट्रा बनाता हूं, जैसे हम हाइड्रोजन का बनाते थे कि n = 1, n = 2, n = 3। तो कैसा दिखेगा हमारा मॉलिक्यूल स्पेक्ट्रा, और कैसे उसमें ट्रांजिशन होंगे, वाइब्रेशनल लेवल्स कितने होंगे, रोटेशनल लेवल्स कितने होंगे, इलेक्ट्रॉनिक लेवल कितने होंगे, और फिर उसकी एक्सप्लेनेशन। तो एक सैंपल स्पेक्ट्रा बनाते हैं। ये है n = 1, ये है n = 2, ये है n = 3। ये जो मैंने बनाए हैं ये है इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रा। ये क्या है? इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रम। इन एनर्जी लेवल्स के बीच में गैप कितना होता है? लगभग 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। एनर्जी का गैप कितना है? लगभग 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये किस रीजन में लाई करते हैं? रीजन में लाई करते हैं, ये लाई करते हैं विजिबल रीजन में। कहां लाई करते हैं? विजिबल और अल्ट्रावायलेट। ये तुम्हारे सिलेबस में नहीं है कि ये जो इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रा है जिनकी एनर्जी लेवल्स का गैप 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, और ये किस रीजन में लाई करेंगे, लाइक वेवलेंथ कितनी आएगी, वो है विजिबल या अल्ट्रावायलेट। ये सिलेबस में नहीं है। दो इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रा के बीच में कुछ आपको देखने को मिलेंगे वाइब्रेशनल लेवल्स, कुछ वाइब्रेशनल लेवल्स। ये मान लेते हैं V = 0, V सिंबल है वाइब्रेशनल के लिए, V = 1, V = 2, V = 3, V = 4। ये कुछ लेवल्स हैं इसमें वाइब्रेशनल लेवल। इनके बीच का गैप कितना होता है? इनके बीच का गैप कितना होता है? 0.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, 0.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये किस रीजन में लाई करते हैं? ये लाई करते हैं नियर इंफ्रारेड। किस रीजन में लाई करते हैं? ये नियर इंफ्रारेड, इस रीजन में ये लाई करते हैं। ठीक है, उनके बीच का गैप कितना है एनर्जी का? 0.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब दो वाइब्रेशनल लेवल के बीच में, यानी कि न्यू = 0, न्यू = 1, इन दो वाइब्रेशनल लेवल के बीच में बहुत सारे रोटेशनल लेवल्स होते हैं, बहुत सारे रोटेशनल लेवल्स होते हैं, बहुत सारे रोटेशनल लेवल्स होते हैं, जिसको हम J = 0,
J इक्वल टू 1, J इक्वल टू 2, J इक्वल टू 3, ऐसे चलते हैं ये लेवल्स। मतलब n इक्वल टू 1, n इक्वल टू 2 इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रा किस रीजन में लाई कर रहे हैं? विजिबली अल्ट्रावायलेट, एनर्जी का गैप है 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। दो इलेक्ट्रॉनिक के बीच में तुम्हें वाइब्रेशनल लेवल देखने को मिले, न्यू 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, जिनके बीच का गैप कितना है? 0.1 लगभग। और किस रीजन में लाई कर रहा है? नियर इंफ्रारेड में। अब दो वाइब्रेशन के बीच में, दो वाइब्रेशन लेवल के बीच में बहुत सारे रोटेशनल लेवल्स है। तो ये हमारे यहाँ वाइब्रेशनल लेवल्स, और दो वाइब्रेशनल लेवल्स के बीच में आपको देखने को मिलेंगे बहुत सारे रोटेशनल लेवल्स, जिनको मैंने J इक्वल टू 0, J इक्वल टू 2, J इक्वल टू 3, J इक्वल टू 4 से रिप्रेजेंट किए। इनके बीच में कितना गैप होता है? यानी कि एक रोटेशनल लेवल के बीच में और दूसरे रोटेशनल लेवल के बीच में कितना गैप होता है? 10 की पावर माइनस 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। 10 की पावर माइनस 3, ये मेरे रोटेशनल लेवल्स हैं। रोटेशनल लेवल्स जो J इक्वल टू 0, J इक्वल टू 1, J इक्वल टू 2 से स्टार्ट हो रहे हैं। ठीक है, लगभग कितने होते हैं ये? 70-80, 70 टू 80। मतलब आपके दो वाइब्रेशनल लेवल के बीच में, दो वाइब्रेशनल लेवल के बीच में लगभग 70 टू 80 रोटेशनल लेवल्स तुम्हें मिलेंगे। 70 टू 80 रोटेशनल लेवल्स देखने को मिलेंगे। तो एक बार इसको याद रखने का क्या तरीका है? इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रा लगभग 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का गैप। 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट को अगर मैंने 100 से डिवाइड कर दिया, 100 से डिवाइड कर दिया तो मेरे पास आ जाएगा 0.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो वो गैप हो जाएगा किसका? वाइब्रेशनल लेवल्स का। वो किसका गैप हो जाएगा? वाइब्रेशनल लेवल्स का। और किस रीजन में लाई करते हैं ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रा के? नियर इंफ्रारेड रीजन। अब अगर इस 0.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट को मैंने फिर से 100 से डिवाइड कर दिया, यहाँ भी 100 से डिवाइड किया था, फिर से अगर मैं 100 से डिवाइड कर देता हूँ तो ये एक जीरो हो जाएगा, इधर ये आएगा 10 की पावर माइनस 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो रोटेशनल लेवल्स के बीच में कितना गैप होता है? 10 की पावर माइनस 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। और ये किस रीजन में लाई करते हैं? फार इंफ्रारेड, फार इंफ्रारेड और माइक्रोवेव, फार इंफ्रारेड और माइक्रोवेव रीजन में। ये जितने भी मैंने अभी तक पॉइंट्स बताए हैं, ये 1 मार्क में पूछे जा सकते हैं। ये 1 मार्क में पूछे जा सकते हैं कि वो पूछ लेगा कि आपका जो वाइब्रेशनल एनर्जी लेवल्स हैं वो किस रीजन में लाई करता है। तो आपका आंसर क्या होगा? नियर इंफ्रारेड रीजन। ठीक है, वो पूछेगा कि जो आपके रोटेशनल लेवल्स हैं उनमें अगर ट्रांजिशन होगा दो रोटेशनल लेवल्स के बीच में, तो हमारा जो स्पेक्ट्रल लाइन मिलेगी वो किस रीजन में लाई करेगी? तो वो फार इंफ्रारेड या माइक्रोवेव रीजन में लाई करेगी। वो ये पूछ सकता है कि दो वाइब्रेशन लेवल्स के बीच में कितना एनर्जी का गैप होता है? 0.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। दो रोटेशनल लेवल्स के बीच में कितना एनर्जी का गैप होता है? 10 की पावर माइनस 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अभी तक हमारा ये वाइब्रेशनल और रोटेशनल की बात हुई। अब जो वाइब्रेशनल रोटेशनल लेवल है, वाइब्रेशनल रोटेशनल स्पेक्ट्रा, एक है रोटेशनल स्पेक्ट्रम और एक है वाइब्रेशनल स्पेक्ट्रम। तो मान लो n इक्वल टू 1 के ये लेवल्स है, 0 से 1 में ट्रांजिशन हो रहा है, 1 से 2 में ट्रांजिशन हो रहा है, 2 से 3 में ट्रांजिशन हो रहा है। तो क्या लेवल चेंज हो रहा है? ओनली वाइब्रेशनल लेवल, ओनली वाइब्रेशनल। तो ये है वाइब्रेशनल स्पेक्ट्रम, ये है वाइब्रेशनल स्पेक्ट्रम। मान लेते हैं v इक्वल टू 0 और v इक्वल टू 1 के बीच में बहुत सारे लेवल्स हैं j के। किसके? j के। मान लो ये j के लेवल्स में ट्रांजिशन हो रहा है, ये j के लेवल्स में ट्रांजिशन हो रहा है, इसको बोलते हैं रोटेशनल स्पेक्ट्रा। अब वाइब्रेशनल रोटेशन यानी कि वाइब्रेशनल का भी लेवल चेंज होगा, रोटेशन का भी लेवल चेंज होगा। मान लेते हैं ये v इक्वल टू 0 से v इक्वल टू 1 में आ रहा है, v यहां से चलते हैं, v इक्वल टू 2 से v इक्वल टू 3 में जा रहा है, v इक्वल टू 2 से 3, v का लेवल भी चेंज हुआ और j का लेवल भी चेंज हुआ। मान लो j 1 से 2 जा रहा है, j का लेवल भी चेंज हो रहा है, वाइब्रेशनल लेवल भी चेंज हो रहा है। तो ये है वाइब्रेशनल रोटेशन स्पेक्ट्रम। तो सिर्फ अगर j लेवल चेंज होगा, सिर्फ j लेवल चेंज होगा तो वो बनेगा रोटेशनल स्पेक्ट्रम। अगर सिर्फ वाइब्रेशनल लेवल चेंज होगा, v 0 से 1 2 3, तो ये है वाइब्रेशनल स्पेक्ट्रम। और अगर वाइब्रेशनल लेवल भी चेंज हो रहा है, रोटेशनल लेवल भी चेंज हो रहा है, तो ये बनेगा वाइब्रेशनल रोटेशनल स्पेक्ट्रम। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे रोटेशनल स्पेक्ट्रम, क्योंकि इसकी एनर्जी सबसे कम है, 10 की पावर माइनस 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। उसके बाद हम पढ़ेंगे वाइब्रेशनल स्पेक्ट्रम, वाइब्रेशनल स्पेक्ट्रा यानी कि 0.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी का है। फिर पढ़ेंगे वाइब्रेशनल रोटेशनल स्पेक्ट्रम,
वाइब्रेशन लेवल भी चेंज हो रहा है, रोटेशनल लेवल भी चेंज हो रहा है, तो उसकी एनर्जी थोड़ी बढ़ जाएगी। फिर फोर्थ लेवल पे आता है इलेक्ट्रॉनिक लेवल। n इक्वल टू 1 से n इक्वल टू 2 में अगर जा रहा है, n इक्वल टू 1 से n इक्वल टू 2 में, तो ये होता है इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रम। इसमें सब आ जाते हैं, वाइब्रेशनल, रोटेशनल। देखो n इक्वल टू 1 से n इक्वल टू 2 में जाएगा, तो n इक्वल टू 2 में भी v के लेवल्स हैं और j के लेवल्स भी हैं, तो यहाँ n इक्वल टू 1 से n इक्वल टू 2 में जा रहा है, वाइब्रेशनल लेवल भी चेंज हो रहा है, रोटेशनल लेवल भी चेंज हो रहा है, सब आ जाता है इसमें इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रम में। तो ये एक बार हमारे सिलेबस में नहीं है, ये वाइब्रेशनल, रोटेशनल और वाइब्रेशनल रोटेशन में। तो एक बार मैं इसको डिफरेंस में समराइज कर देता हूँ ताकि कोई दिक्कत ना हो तुम्हें वाइब्रेशनल रोटेशनल स्पेक्ट्रम में, क्योंकि यही हमें मेन करना है। इसकी एक्सप्लेनेशन देखनी है कि वाइब्रेशन कैसे होंगे, रोटेशनल लेवल कैसे होंगे, इनकी एक्सप्लेनेशन कैसे होगी, इनके ट्रांजिशन रूल्स क्या होंगे, इनका स्पेक्ट्रा कैसे दिखेगा, ये सब पढ़ना है। तो मैं एक बार प्योर रोटेशनल और प्योर वाइब्रेशनल इसमें डिफरेंस लिख देता हूं। प्योर रोटेशनल स्पेक्ट्रा और प्योर वाइब्रेशनल स्पेक्ट्रा, इसमें क्या डिफरेंस होता है। प्योर रोटेशनल स्पेक्ट्रा है, उसके लेवल्स कैसे दिखेंगे, ये मान लो n का कुछ लेवल है 1, ये मान लो v 0 है, ये v 1 है, इसके कुछ j लेवल्स है, j 0, j 1, j 2, इसके कुछ j लेवल्स है, j 0, j 1, j 2। सिर्फ रोटेशन चेंज होगा, मतलब v 0 के लिए मान लो ये मेरे पास 0.2 दो लेवल है, ये यहाँ से यहाँ चला गया, यहाँ से यहाँ चला गया, यहाँ से यहाँ चला गया, ये है मेरा रोटेशनल स्पेक्ट्रा। ठीक है, वाइब्रेशन लेवल चेंज नहीं हुआ, वाइब्रेशन के अंदर लेवल्स थे, उन्हीं के बीच में ट्रांजिशन हुआ है, ये है रोटेशन। ये किसमें दिखता है, फार इंफ्रारेड और माइक्रोवेव रीजन। माइक्रोवेव रीजन। तीसरा पॉइंट, कौन से मॉलिक्यूल शो करते हैं, शोन बाय मॉलिक्यूल्स हैविंग इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट। इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट मतलब P का जो वैल्यू है वो नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए, तभी मेरा ये वाइब्रेशनल रोटेशनल स्पेक्ट्रा बनेंगे। अब वाइब्रेशनल स्पेक्ट्रा कैसे दिखेगा, ये मान लेते हैं n इक्वल टू 1 है, ये v इक्वल टू 0, इसके अंदर कुछ j के लेवल्स हैं, ये तुम्हारा है v इक्वल टू 1, इसके कुछ j के लेवल्स हैं। तो j लेवल नहीं चेंज होगा, सिर्फ v लेवल जाएगा, सिर्फ v लेवल जाएगा, तो ये बन जाएगा मेरा प्योर वाइब्रेशनल स्पेक्ट्रा। ये किस रीजन में लाई करेगा, नियर इंफ्रारेड। और इसका भी थर्ड पॉइंट सेम है कि p नॉट इक्वल टू 0, ऐसे मॉलिक्यूल जिनका p 0 नहीं है वही शो करेंगे। ठीक है, अब वाइब्रेशनल रोटेशन, वाइब्रेशनल रोटेशन क्या होगा, ये लेवल भी चेंज हो रहा है और ये लेवल भी चेंज हो रहा है, मतलब v 0 से 1 भी जा रहा है, v 0 से 1 भी जा रहा है और रोटेशनल लेवल भी चेंज हो रहा है, तो ये है वाइब्रेशनल रोटेशनल स्पेक्ट्रम, जो कि ज्यादा चांस है आने के। ठीक है, ये चांस बहुत कम है कि J0 से J1 जाएगा और वाइब्रेशन लेवल चेंज ना हो, सिर्फ वाइब्रेशनल चेंज हो, रोटेशनल चेंज ना हो। ऐसा ज्यादा प्रोबेबिलिटी है कि वाइब्रेशन भी चेंज हो और रोटेशनल भी चेंज, क्योंकि वाइब्रेशन रोटेशनल स्पेक्ट्रम है। तो वो हमें मेन देखना है कि कैसा दिखेगा वाइब्रेशन रोटेशनल स्पेक्ट्रम। तो इसका जो स्पेक्ट्रा आता है वो कुछ ऐसा दिखता है वेव नंबर स्केल पे, कि एक ये बड़ा सारा बैंड है जिसकी फ्रीक्वेंसी है ओमेगा बार, इसको फंडामेंटल बैंड बोलते हैं, फंडामेंटल बैंड। उसके बाद एक दूसरे पे आता है 2 ओमेगा बार, फिर एक 3 ओमेगा बार, एक आता है 3 ओमेगा बार पे। तो ये ऐसा दिखता है, इसको हमें एक्सप्लेन करना है, ये है हमारा स्पेक्ट्रम, ये हमें एक्सप्लेन करना है कि कैसे दिखेगा। ठीक है, वाइब्रेशनल रोटेशनल वाला कैसे दिखता है, यानी कि मेरा वाइब्रेशन भी चेंज हो, रोटेशनल भी चेंज हो, वो स्पेक्ट्रा कैसे दिखेगा, वाइब्रेशनल रोटेशनल स्पेक्ट्रा, यानी कि वाइब्रेशन लेवल भी चेंज हो रहा है
और रोटेशनल लेवल भी चेंज हो रहा है। तो ये कैसा दिखता है? ये है ओमेगा बार। मतलब यहाँ देखो जो ओमेगा बार दिख रहा था एक लाइन, वो एक लाइन नहीं है, ये बहुत सारी लाइन है। ये बहुत सारी लाइन किसकी वजह से आई है? रोटेशनल लेवल में चेंज की वजह से। रोटेशनल लेवल में चेंज की वजह से यहाँ सिर्फ क्या चेंज होता था? वाइब्रेशन। और इसमें चेंज कितना होता है? 0.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। 0.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। यहाँ क्या हो रहा है? वाइब्रेशन भी चेंज हो रहा है, यानी कि 0.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट भी आ रहा है, प्लस रोटेशन लेवल भी चेंज हो रहा है, यानी कि 10⁻³ यानी कि इसके अंदर ये छोटे छोटे लेवल्स जो दिख रहे हैं आपको, ये रोटेशनल है। ये रोटेशनल है। और ये जो बड़ा सारा दिख रहा है ये वाइब्रेशनल है। एक वाइब्रेशनल के पास बहुत सारे तुम्हें रोटेशनल दिख रहे हैं, ठीक है, ओमेगा बार। वैसे ही 2 ओमेगा बार पे, 2 ओमेगा बार पे तुम्हें छोटे छोटे दिखेंगे। और ये है बैंड्स। ये क्या है? बैंड्स। ये फंडामेंटल बैंड है, ये फर्स्ट बैंड, फर्स्ट ओवरटोन है। ये सब एक्सप्लेनेशन हमें करनी है कि ये वाइब्रेशनल स्पेक्ट्रा, ये वाइब्रेशनल रोटेशनल स्पेक्ट्रा और रोटेशनल स्पेक्ट्रा किस रीजन में लाई करते हैं, और इनका जो कैसे मॉलिक्यूल शो करते हैं वो सब मैंने बता दिया। तो मॉलिक्यूल्स जो कि हेट्रोन्यूक्लियर मॉलिक्यूल्स हो गए, यानी कि जिसके अंदर डाइपोल मोमेंट की वैल्यू 0 नहीं होगी, वही शो करेंगे, वही शो वाइब्रेशनल करेंगे, वही रोटेशनल और वही वाइब्रेशनल रोटेशनल। और उसके एग्जांपल क्या है? HCl, HBr, CO, ठीक है, NO, ये कुछ एग्जांपल्स हैं जो कि हमारे शो करेंगे। तो नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम ये देखेंगे कि रोटेशनल स्पेक्ट्रा को हम कैसे एक्सप्लेन करेंगे, ठीक है।